नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल और इस समय की बड़ी खबर फतेहाबाद से आ रही है, जहां फतेहाबाद में डीजे संचालक ने अपने ही डीजे में काम करने वाली एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर बार बार दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद गर्भ निरोधक गोली देकर उसका गर्भ भी गिराया। गर्भ एक बार नहीं बल्कि दो दो बार गिराया गया है। लेकिन हैरानीजनक बात यह है कि आज उस युवक ने अपनी ही दुष्कर्म करने वाली युवती को धोखा देकर आज किसी अन्य युवती से शादी रचा ली है। आज दुष्कर्म पीड़िता जो डीजे में काम करती थी पिछले 4 से 5 सालों से, उसी डीजे कंपनी के साथ काम कर रही है। हरियाणा की गूंज के साथ लाइव जुड़ी हुई है। उसी दुष्कर्म पीड़िता से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि फतेहाबाद के अंदर आजाद डीजे के संचालक है, उस पर आरोप लगाया गया है, बड़ा आरोप लगाया है। डीजे संचालक पर आरोप लगाते हुए युवती ने कहा है कि वह 2017 से उक्त डीजे कंपनी में काम कर रही है। डीजे मालिक ने उससे शादी का झांसा देकर बार बार उससे दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसे उसके करियर का वाला दिया गया। उसे कहा गया कि आप गर्भवती है तो स्टेज पर नाच नहीं सकेगी, आप 5 से 6 महीने यदि बेड रेस्ट पर रहेंगी तो 5 से 6 महीने में आपका करियर चौपट हो जाएगा। बस यही डर पीड़िता को सताने लगा और पीड़िता ने उस युवक के कहने पर गर्भ निरोधक गोली खाई और अपना गर्भ गिरा दिया। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका, उस युवक ने एक बार फिर से दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद फिर से गर्भवती कर दिया और फिर से वही टाल मटोल, वही बहानेबाजी कि आप गर्भवती रहेंगी तो आपका करियर खत्म हो जाएगा, मैं आपसे शादी करूंगा, आप अपना गर्भ गिरा दीजिए और अपने करियर पर ध्यान दीजिए क्योंकि हमने अपनी कंपनी को बहुत ऊपर तक लेकर जाना है। बस उसी झांसे में युवती आती रही और अपना गर्भ बार बार गिराती रही। लेकिन युवती को उस समय धक्का लगा जब युवती को पता लगा कि उससे दुष्कर्म करने वाला डीजे कंपनी का मालिक किसी अन्य लड़की के प्यार जाल में फंसा हुआ है, प्रेम जाल में फंसा हुआ है और उससे वह शादी रचाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आज ही उस युवक के द्वारा शादी की जो तारीख है वह फाइनल की गई थी। हालांकि शादी हुई है नहीं हुई है यह पीड़िता से ही जानेंगे, अभी हमें इस बारे में पक्का कंफर्म मालूम नहीं है। लेकिन इन पीड़िता से जानेंगे कि इनको पता है कि आज 7 तारीख को शादी की जो तारीख रखी गई थी, आज के दिन शादी हुई है या 3 तारीख को जो रतिया थाना में युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दुष्कर्म की धारा है 66 IT, जिसमें युवक ने लड़की को धमकी दी थी कि यदि आप कुछ भी मेरे खिलाफ शिकायत करेंगे, आप पुलिस में जाएंगे तो आपकी जो तस्वीरें हैं, अश्लील तस्वीरें हैं, वे इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाएगी, आप चुप रहिएगा। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। युवती से जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है, क्या मामला है पूरा। सर 3 तारीख को मैं पुलिस थाना वहाँ सिटी में गई थी रतिया में, वहाँ पर मेरी FIR जो पर्चा दर्ज हो गया। मैं रोकना चाहूंगा आपको, आप कब से डीजे कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं सर 2017 से इसके संपर्क में आई थी और मुझे 7 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए और हमें हो गए थे 5 साल हो गए थे इकट्ठा। तो 2017 से लेकर इसके संपर्क में आई थी, हम इकट्ठे काम करने लगे। तो इसने मुझे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करूंगा और फिर हम संबंध बनने लगे हमारे में। तो सर इसने यही चीज बोली कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, बस तुमसे ही शादी करूंगा, यही चीज। तो सर 2020 में मैं गर्भवती होगी तो उसने फिर मुझे यही चीज बोली कि अभी मुझे कि हमारा डीजे का काम कम है, कि जब हाई लेवल पर हो जाएगा कि तब हम शादी करेंगे और तब तुम भी काम छोड़ देना, घर पर बैठना, कि हम तब भी शादी करेंगे, तो अभी तुम्हें ये बच्चा रिमूव करना पड़ेगा। तो सर इसने मुझे गोलियां ला कर दी तो मेरा गर्भ रिमूव हो गया। तो उसके बाद सर ऐसे ही चलता रहा 1 साल। फिर अब उससे अगले साल 2021 में फिर से मैं गर्भवती हो गई। तो उसने फिर ऐसे ही किया। उस बार सर मैं खाना नहीं चाहती थी तो फिर इसने मुझे धमकियां दी कि तुम्हें ये दवाई खानी ही पड़ेगी, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसे वैसे। सर ये चीज़ कि मेरे घर वाले अभी तैयार नहीं है इन सब के लिए कि मैं खुद से बात करूंगा अपने घर वालों से। तो सर इसने फिर से मेरा मतलब दवाई खिलाकर मेरा गर्भ रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद सर इसने चोरी छुपे एंगेजमेंट करवा ली। इसकी सगाई थी सितंबर 12 की। तो सर ये 11 तारीख को मेरे पास आता है। कुछ इसने मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि ये सब बातें हो रही है। तो अगले दिन मुझे 12 तारीख को ही पता चलता है शाम को कि इसने सगाई कर लिया। तो मैंने इससे पूछा, इसने मुझे झूठ बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कि तुम्हें झूठ बोला है। तो मेरे पास इसकी सगाई की फोटोग्राफ्स पहुंच चुकी थी। तो मैंने इसको यही चीज़ बोली कि ये मेरे पास सबूत है कि ऐसे। तो सर इसने ये मान गया कि मेरा ज़बरदस्ती से हुआ है रिश्ता, कि घर वालों ने ज़बरदस्ती से किया कि शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। तो भी यही चीज़ें बोलता रहा सर।
ऐसे करते करते सर पंचायतें हुई 4-5 महीने, पंचायतें होती रही। इनके घर वाले जो भी आते थे रिलेटिव पंचायतों में, वो सब बोलते रहे कि तेरे से ही शादी करवाएंगे, उधर से हम मना करेंगे कैसे भी करके उस लड़की को, कि बोलेंगे कि हमारे बेटे में कोई कमी है, ये वो ऐसे कि कुछ भी बोलेंगे। तो सर जबकि इन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा, तो उसके बाद सर ऐसे ऐसे करते इन्होंने मुझे ऐसी लारों में रखा 5 महीने। यहाँ तक कि उस लड़की को भी पता था ये सब के बारे में, उसके घर वालों को भी मैंने सब बताया कि ऐसे करके बात है कि मेरे साथ देखो गलत हुआ है, आज कल को आपकी बेटी के साथ होएगा, कि देखो ये गलत बात है कि आज मेरा सपोर्ट, वो बोले चाहे कुछ भी हो हम तो शादी वहीं पर करेंगे, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, हम तो शादी वहीं पर करेंगे। उन्होंने यही चीजें बोली सर मुझे। तो किसने बोली ये चीज? ये चीज सर जो उनके जो हंसराज है, बप्पा के रहने वाले हंसराज जोसन, वो एक्स सरपंच है सर। मुझे नहीं पता उस लड़की के दादा या फादर है, ये चीज नहीं मुझे कंफर्म पता, पर उन्होंने ये चीज बोली है सर। उनका पूरा परिवार खड़ा हुआ था ऐसे दरवाजे में, तो मेरे साथ यही बातें हुई उनकी कि हमने तो वही रिश्ता करना है। जब पंचायतें हुई थी आपकी तरफ से कौन कौन लोग पंचायत में गए थे? हमारी पंचायत सर जिसके पास मैं काम करती हूँ वो थे, और एक और थे सर उनके पार्टनर। आप तो आरोपी के पास ही काम करते हैं कि कहीं और काम करते हैं? सर ये डीजे का काम करता था, इसका डीजे होता था सर साथ में, तो मैं किसी और के अंडर में काम कर रही हूँ सर। जो आगे है वो और कोई है। जो पंचायती लोग थे, आप थाने में गए, आपने 3 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया है उनके खिलाफ। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, हरियाणा की गूंज के दर्शकों को बता देता हूँ कि जो पीड़िता है उसकी शिकायत पर रतिया थाना में आईपीसी की धारा 313, 376, 384, 450, 506 व उसके अलावा SC/ST एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया है। अनुसूचित जाति का मामला दर्ज करवाया गया आपकी तरफ से। क्या मामला है ये? सर उन्होंने मुझे बोला था, आजाद ने खुद मेरे से बोला कि अब मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, कि मेरे घर वाले कि हमारी जाति मजहबी सिखों में आती है, वो बोलते कि एक चूड़ी को नहीं अपनाएंगे हम, कि तुम तो चूड़ों में आती हो, हमारी जाति ऊपर लेवल की है, तुम नीचे होते हो, कि तुम नीच लोग हो, ऐसे वैसे। जब ये सब बातें होने लगी, ये सब उसके ओर से बोला गया मेरे को। आज के युग में जहां महिला सशक्तिकरण के लिए भारत में अनेकों कानून बनाए गए हैं, तो वही जो आरोप लगा रही है आजाद डीजे के ऊपर, ऐसे कुछ लोग हैं जो उन कानून को आज भी धत्ता बताते हुए ऐसी अबलाओं की इज्जत लूटते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, ये एक वह दुष्कर्म पीड़िता है जिसको आप सुन रहे हैं, जिसको बार बार शादी का झांसा देकर और इसके करियर का हवाला देकर बार बार इससे दुष्कर्म किया गया, इनको गर्भ गिराया गया और इनसे बार बार यही कहा गया कि मैं शादी तुझसे ही करूंगा। भाई शादी के लालच में ही इसने युवक के झांसे में आती गई और युवक के कहने पर बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब गर्भ इनका ठहर गया तो गर्भ निरोधक गोली लेकर गर्भ गिराते रहे। आज 21वीं सदी में जहां जात पात का जहर जो घुल गया था समाज में, उसको जहां उस जहर को खत्म करने का प्रयास हर संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, सामाजिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं आरोप लगाए हैं इस पीड़िता ने कि आरोपी ने इसे जाति सूचक गालियां देकर अपमानित भी किया है। आखिर कहां से इतनी हिम्मत आती है इन लोगों में? क्यों ये लोग कानून से नहीं डरते हैं? मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि अबला नारियों के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने बहुत से कानून बना दिए हैं, लेकिन ऐसे आरोपी, आजाद डीजे जैसे आरोपी क्यों नहीं उन कानून से डरते हैं? बताइए जी। सर मैंने उसको ये चीज बोली कि जब तुम मेरे साथ रह रहे थे तब तुम्हें जाति नहीं दिखी, तो अब तुम्हें जाति से प्रॉब्लम होने लगी है। वो उसने यही चीज बोली कि मेरे घर वाले तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे, मेरे घर पर मैं तुम्हें कभी नहीं ले जा सकता, कि जो भी है। मुझे ये चीज बोलेगी कि तेरे को बाहर रख सकता हूँ, मैं लिविंग में रख सकता हूँ, पर मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। ये चीज बोलेगी सर उसकी ओर से। और मुझे ये चीज भी बोलेगी कि अगर तुमने कोई पंगा किया तेरे को जान से मरवा देंगे और तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। और मुझे ये चीज भी बोला उन्होंने कि पर्चा करवाना है करवाओ, कोई बात नहीं, तो जहां मर्जी भागना है भाग लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि अगर तुम मुझे वो बोले कि अगर तुम 1 लाख गिराओगी हम 2 गिराएंगे, अगर तुम 5 गिराओगी हम 10 गिराएंगे। मैं आपको हरियाणा की गूंज के माध्यम से बता देता हूँ, फतेहाबाद के अंदर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बोरिया काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो पुलिस काम करती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप उनको कह दीजिएगा
कि 5 लाख छोड़िए 50 लाख भी आप गिरा देंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो सुरेंद्र मौर्य जो एसपी हैं उनकी कार्यशैली के बारे में आपको बता देता हूं। हरियाणा सरकार के उन चुनिंदा अफसरों में गिने जाते हैं जिनके ऊपर ईमानदारी का लेवल लगा हुआ है, जिन्होंने बहुत से केसों को ईमानदारी के दम पर सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। आप उस आरोपी को कह दीजिएगा कि 5 लाख छोड़िए आप 50 लाख भी गिरा देंगे तो पुलिस को अपनी कानूनी कार्रवाई से नहीं रोक पाएंगे। बताइए जी। सर उन्होंने यही चीज बोली थी कि हम शादी तो करेंगे ही, कि चाहे हमें 20 लाख गिराना पड़े। तो आज उसकी शादी थी, मुझे सुनने में आया और मैंने मैम को भी बताया था जहाँ पर मेरा केस दर्ज है, गीता मैडम है, सब इंस्पेक्टर रतिया सिटी में। तो उनको सर मैं 3 दिन से, मेरा 3 तारीख को पर्चा दर्ज हुआ है सर। तो पहले 1 तारीख से मेरे से चक्कर लगवाए गए कि आज करते हैं कल करते हैं। 3 तारीख को शाम को जाकर, बिल्कुल सुबह से मैं बैठी हुई थी वहां जाकर, तो शाम को मेरे को जो कार्रवाई की उन्होंने वो पर्चा दर्ज किया सर। तो उसके बाद सर 3 तारीख से मैं लगातार फोन कर रही हूँ कि मैम क्या कार्रवाई की आपने। तो उन्होंने बोला कि हम 3 बार रेड मार चुके हैं कि वो घर पर नहीं मिला। यहाँ तक कि सर कल सुबह उनके घर पाठ चल रहा था सर, अरदास हो रही थी, तो मैंने मैडम को फोन किया कि मैम वो घर पर है, कि अभी मैं आपके साथ चलती हूँ, कि वो देखो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। मैम बोली हम मैं पूछ कर बताती हूँ। तो कि ऐसे कि हम पूछ कर बताते हैं, तो कोई फोन नहीं आया सर, सुबह से कोई फोन नहीं आया। तो शाम को सर मुझे पता चला कि उसके घर डीजे बज रहा है और डेकोरेट किया हुआ है, कि उसके घर में सब मेहमान है। तो सर मैंने मैडम को फिर से फोन किया। 11:30 के करीब मैं सिटी थाना में बैठी रही सर, अपनी माँ को साथ में लेकर, एक अपनी बहन को साथ में लेकर वहां बैठी रही सर। आधा पौना घंटा हमें बिठाए रखा, कि मैंने उनको बोला कि वो घर पर है, देखो उनके घर डीजे बज रहा है, कि आप लोग गिरफ्तार क्यों नहीं करे, कि मैं चलती हूँ साथ में। सर उन्होंने मैम बोली कि मैं डीएसपी सर से बात करके बताती हूँ। हम आधा पौना घंटा वहां बैठे रहे सर, वेट करते रहे, ठंड में बाहर बैठे रहे, तो उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम उठ कर आ गए, हमने हमें बोले आपको फोन कर देंगे जब भी कुछ होगा। तो सर कोई फोन कॉल नहीं। तो आज सुबह भी मैंने गीता मैम को फोन किया कि मैम क्या कार्रवाई हुई है, आप मुझे बताओ, कि आज उसकी शादी है। तो मैंने तब भी बोला उसको। तो सर मैम बोली कि देखो बहन जी इसमें तो टाइम लगता होता है। मैंने बोला जब मैंने सब कुछ करवा लिया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, बयान हो गए, कि पर्चा ही दर्ज हो गया, तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। बोले नहीं इसमें थोड़ा टाइम लगता होता है, हम ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पीड़िता ने रतिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। रतिया पुलिस के जो डीएसपी है सुभाष चंद्र, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि 3 फरवरी को जो एफआईआर दर्ज हुई थी युवक के खिलाफ, आरोपी युवक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जबकि पीड़िता ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने पुलिस को लोकेशन भी दे दी है और पुलिस को प्रेजेंस भी दे दी है कि आरोपी वहां मौजूद है, बावजूद उसके क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या पुलिस की मजबूरी है, क्या ऐसे कारण रहे हैं कि पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पा रही है। डीएसपी सुभाष चंद्र है जो जिला पुलिस मुख्यालय के डीएसपी हैं और जो रतिया एरिया आता है वो डीएसपी सुभाष चंद्र के अधीन आता है। उनसे आज हरियाणा की गूंज के कैमरा पर लाइव जानेंगे कि 3 तारीख को जो विभिन्न धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था रतिया थाना में, उस पर क्या कार्रवाई की गई, आरोपी तक पहुंचने में पुलिस अभी तक क्यों नाकामयाब है, इसका जवाब भी हम डीएसपी सुभाष चंद्र से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल पीड़िता से लेना चाह रहा हूं। सितंबर में आप कह रहे हैं कि आपको पता लग गया था कि जो आरोपी युवक है उसकी सगाई हो गई है, लेकिन थाने तक पहुंचते पहुंचते आपने देर कर दी, इसका कारण क्या रहा। सर 5 महीने तक, ये 4-5 महीने जो बीच के हैं इनमें सर पंचायतें होती रही और मुझे इसी का झांसा दिया गया पंचायतों की ओर से भी कि शादी तेरे से ही करवाएंगे, कि तुम कोर्ट कचहरी मत जाना, कि कोई बात नहीं हम फैमिली में सुलझाएंगे, यही चीजें बोलते रहे सर। उन्होंने यही चीज बोला मुझे कि शादी तेरे से करवाएंगे, उधर से हम तोड़ेंगे रिश्ता, तू कोई ना कोई बहाना करके। कभी 15 दिन लेकर चले जाते थे सर, पंचायतें होती थी, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, ऐसे ऐसे करके उन्होंने को लारों में ही रखा। और मुझे 31 तारीख को पता चलता है सर, वो भी चोरी छुपे शादी करवा रहा था और 31 तारीख को मुझे पता चलता है कि उसकी शादी है। पहले मुझे मेरे पास खबर पहुंची कि 3-4 को उसकी शादी है, फिर सर कन्फर्म ये था कि 7 तारीख को उसकी शादी है। तो सर इसीलिए फिर मैं 1 तारीख को थाने में गई, वहां से सर 3 तारीख को मेरा पर्चा दर्ज किया गया और आज मैं एसपी सर से भी मिली हूँ सर। तो सुबह से मैं वहां पर बैठी हुई थी सर आए तो मैंने उनको यही चीज बोली कि सर मेरी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कि वो शरेआम घूम रहा है, आज उसकी शादी है, कि ये इस जगह पर है, मैंने पता भी बता दिया कि आज उसकी शादी है। तो सर बोले कि हम शादी तो वैसे रोक नहीं सकते, कि हम शाम तक 4 बजे का टाइम देते हैं कि इसको गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे सामने ही डीएसपी सर को फोन लगाया था कि गिरफ्तारी करो। तो अब सर 4 भी बज चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर।
दुष्कर्म पीड़िता हमारे साथ लाइव बनी हुई है, जिसका साफ साफ आरोप है कि वह पुलिस को आरोपी युवक की प्रेजेंस बताने को तैयार है, आरोपी युवक की लोकेशन बताने को तैयार है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इसका कारण क्या है? हम हमारे सहयोगी से कह रहे हैं कि फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया से हमारी बात करवाई जाए, जिनसे जान लिया जाए कि आखिर पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है जो आरोपी तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारा डीएसपी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एसपी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितने हम बात करते हैं अभी दुष्कर्म पीड़िता से, तब तक हम कोशिश करेंगे कि एसपी से हमारा संपर्क हो जाए और हम उनसे जान ले कि आखिर पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि दुष्कर्म पीड़िता ने अभी हरियाणा की गूंज के कैमरे पर साफ तौर पर कहा है कि वह पुलिस जो इनकी जांच अधिकारी है, जो इनके पास इनका केस है, उस जांच अधिकारी को इन्होंने यह तक भी बता दिया है कि आरोपी युवक इस समय कहां है। आप पुलिस में गए, पुलिस थाने में अपने एफआईआर लॉन्च कराई, लेकिन आप उस पंचायत के पास नहीं गए जिस पंचायत ने जिम्मेवारी ली थी कि शादी आपसे ही करवाई जाएगी। नहीं सर, वो पंचायत तो अभी भी 2 तारीख को सर उसको बुलाया गया थाने में, तो वो आया था, तो पंचायत के साथ आया था। पंचायत वाले बोले हमें 1 दिन का टाइम और दे दो, तो रात का टाइम लेकर चले गए सर। उस दिन भी 2 तारीख को भी सुबह से बैठी हुई, शाम होगी सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि एक दिन का हमें टाइम दे दो। मैंने 1 दिन का टाइम दिया, जो कि वो अगले दिन लड़का नहीं लेकर आए, पंचायत वाले ही आए। पंचायत वाले मुझे यही सलाह देते रहे। अब सर उनकी वाणी कुछ और थी, ये बोल रहे हैं कि तुम्हें बाहर रख सकते हैं, हम घर दिलवा देंगे, ऐसे कर लेंगे, तुम्हें पैसे बोल, हमारे साथ राजीनामा करने की, पैसे बोल, पैसे गिराएंगे हम जितने चाहेगी। तो ये चीज बोल रहे हैं कि हमारे बेटे को छोड़ दे बस। आपने अभी दुष्कर्म पीड़िता की बात सुनी, जिन्होंने पंचायत पर भी गंभीर आरोप लगाए। मैं पंचायत के बारे में आपको बता देता हूं। पंचायत एक ऐसी व्यवस्था होती है, पंचायत एक ऐसी बैठक होती है जिसमें बड़े से बड़े मामलों को कोर्ट और पुलिस थानों के बाद सुलझा लिया जाता है। 5 महीने तक इस युवती के साथ पंचायत ने भी छल किया है। यदि इस युवती में दम है, इसकी बात में दम है, इसकी बात में सच्चाई है, इनकी बात में जरा सी भी सच्चाई है कि पंचायत ने कहा कि पैसे बोल, देखिए आप ऐसी पंचायतों पर कौन भरोसा करेगा? कल को जो मामले हैं कोर्ट में जाने से कैसे रुकेंगे? क्योंकि ऐसी पंचायतों को कौन विश्वास करेगा? ऐसी पंचायतें विश्वास करने के लायक कतई नहीं है, क्योंकि पंचायतों को हमेशा एक मंदिर कहा गया है। यदि मंदिर के जो देवता हैं, यानी कि जो सरपंच है, पंचायतों के जो उम्मीदवार है, जो पंचायतों के कर्ता धर्ता है, उनको एक किस्म से देवता मान लिया जाता है। दोनों तरफ, पीड़ित पक्ष भी, आरोपी पक्ष भी फैसले को मानते हैं पंचायत के। लेकिन यहाँ पंचायत, जो दुष्कर्म पीड़िता की बात में सच्चाई है कि पंचायत ने एक तरफा फैसला करते हुए इसको खरीदने की कोशिश की है, तो मैं धिक्कार कहता हूं ऐसी पंचायत को कि आप लोगों को पंचायत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। छोड़ दीजिए, क्यों ऐसी औरतों का, क्यों ऐसी अबलाओं का आप नाश करते हैं? यह वह अबला नारी है जिसका 2 बार गर्भपात किया जा चुका है। यह गर्भपात किसी और ने नहीं, बल्कि शादी का झांसा देकर इसके साथ काम करने वाले युवक ने किया है, जिसके खिलाफ बीती 3 तारीख को रतिया थाना में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि जो युवक है, जो आरोपी युवक है, उसके परिवारजन ने पीड़िता को धमकी दी है कि तुम पुलिस में जाओगी तो तुम 1 लाख पुलिस को खिलाओगी तो हम 2 लाख खिलाएंगे, तुम 5 खिलाओगी तो हम 10 खिलाएंगे। कहां से बातें ऐसी आ जाती है पुलिस को पैसे खिलाने की? जबकि आज के युग के अंदर डिजिटल युग है, जहां पैसे खाना और खिलाना दोनों ही बात करना बेमानी है। कहां से ऐसी बातें आ जाती है खाने खिलाने की? क्या इस दुष्कर्म पीड़िता को न्याय लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? मैं धिक्कार करता हूं उस आरोपी के परिवारजनों को जिसने दुष्कर्म पीड़िता को यह कहा कि तुम 1 लाख खिलाओगे तो हम 2 लाख खिलाएंगे। लेकिन मैं आज हरियाणा की गूंज के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि यदि दुष्कर्म पीड़िता की बातें सही है, आप गलत हैं, तो आपको फतेहाबाद पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। फतेहाबाद पुलिस के हाथ आपके गिरे बांध तक जरूर पहुंचेंगे। आप 5 लाख छोड़िए, 50 लाख भी पुलिस को खिलाएंगे तो भी आप कानून के हाथ से बच नहीं पाएंगे। सलाखें आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसी अबलाओं से खेलने की इजाजत इस देश में किसी को भी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल और लेना चाह रहा हूं। आपने गर्भपात करवाया, उसके जांच से आपने करवाया, कभी किसी घर वालों से बात नहीं की आपने अपने घर वालों से? नहीं सर, वो मुझे बोलता था कि किसी को नहीं बताना, कि किसी को भी नहीं ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरी बहन जो मेरे साथ ही काम करती है, उसको भी नहीं ये चीज का पता था सर, कि उसने मुझे यही चीज बोला था कि नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना। दुष्कर्म पीड़िता को आप सुन रहे हैं, जो देखने में बालिग उम्र लग रही है। मैं आज हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों को आज एक चीज और बता देना चाहता हूं। अलर्ट संदेश समझ लीजिएगा मेरी तरफ से।
कि आज के युग में किसी के बहकावे में ना आए। आप बालिग हैं, आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप इनकी तरह पीड़ित बनकर रह जाए हैं। नहीं, मत पीड़ित बनकर रहिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि आज के जमाने में यदि आप पीड़ित बनकर रहेंगे तो हर इंसान आपको दबाने की बात करेगा। आखिर क्यों आज ये पीड़ित इतना दर्द दर्द की ठोकरें खाने को मजबूर है? इसका कारण यह है कि इसकी अज्ञानता थी, इसका अंधविश्वास था, जो इसने सहयोगी पर विश्वास किया कि वह उसके साथ शादी करेगा। लेकिन 5 साल बाद सिवाय धोखे के इस पीड़िता को कुछ भी हाथ नहीं लगा। आज मैं अक्सर देखता हूं कि सोशल मीडिया के युग में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर अश्लील तस्वीरों का आदान प्रदान किया जाता है, जो बहुत गलत है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं आप लोगों से एक दरखास्त करता हूं कि कभी भी अश्लील फोटो का, अश्लील तस्वीरों का, अश्लील वीडियो का आदान प्रदान कतई ना करें, क्योंकि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वह आप कतई नहीं पहचान सकते हो। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि इस पीड़िता की आवाज हर जन तक पहुंच सके और इसको न्याय मिल सके। मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं, आपने जब डीजे का काम शुरू किया, क्या घर वालों की सहमति थी? जी हाँ सर। नहीं, मतलब पहले नहीं पता था घर वालों को, तो उसके घर वालों को 1 साल के बाद पता चल चुका था। आपके घर वालों की बात कर रहा हूँ। मेरे घर वालों की सहमति थी ये सर, मैं इस लाइन में आई हूँ, ये काम कर रही हूँ, मेरे घर वालों की सहमति थी। घर वालों की सहमति से इन्होंने काम किया, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर इसको अपना शिकार बनाकर दुष्कर्म किया, गर्भपात इसका गिराया, गर्भपात करवाया। एक बार नहीं, 2 बार इसका गर्भपात करवाया, और अब इसको धोखा देकर किसी और के साथ शादी रचा ली। बताया गया है कि शादी आज ही है। क्या वह जिसके साथ शादी रचा रहा है उसको सुख दे पाएगा? लगता नहीं है। नहीं मान सकते हैं कि एक को धोखा देने के बाद दूसरे से प्यार रचा पाएगा। दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर बीती 3 फरवरी को रतिया पुलिस में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66E के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि आरोपी युवक ने पीड़ित महिला को कहा था कि वह उसकी जो तस्वीरें हैं, जो अश्लील तस्वीरें हैं, उसको वायरल कर देगा। उसी तर्ज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 376 दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उसके अलावा 506 का मुकदमा दर्ज किया गया है। IPC की धारा 450 लगाई गई है। हालांकि महिला ने भी कुछ पैसों का जिक्र किया था, जिसके बारे में मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आरोपी युवक यदि मेरी वीडियो सुन रहा है, मेरी आवाज को सुन रहा है, तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। यदि इस पीड़ित युवती की बात में जरा से भी दम है, जरा सी भी सच्चाई है, तो आप 5 लाख छोड़िए, 50 लाख भी खिला लेंगे, तो लाखों के पीछे जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कैमरामैन मनोज जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।